बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामवती अपनी पोती मुस्कान के साथ रहा करती थी। रामवती ही अपनी पोती मुस्कान का पालन पोषण करती थी, उसे स्कूल भेजती थी। रामवती के बेटे और बहू की मृत्यु कई साल पहले आई महामारी में हो गई थी। उस समय मुस्कान बहुत छोटी थी, इसलिए उसे अपने माता पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो केवल उतना ही जानती थी जितना उसे रामवती ने बताया था। रामवती अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसका उसकी पोती के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और मुस्कान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। अपना कहने के लिए उसके पास केवल उसकी दादी यानी रामवती ही थी, इसलिए उसने अपने माँ पिता और यहाँ तक कि अपनी सहेली की जगह भी अपनी दादी को ही दे रखी थी। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद, दादी आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? आज स्कूल में कुछ नए अध्यापक आए थे और उन अध्यापकों को कला का बहुत ज्ञान था। उन्होंने हमें कागज की मदद से बहुत अलग अलग तरह की चीजें बनाकर दिखाई। उन्होंने कागज की मदद से गुलाब बनाया, कागज का कबूतर बनाया और यहाँ तक कि कागज की मदद से एक पूरा घर बना दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बता, तूने उनसे क्या क्या सीखा? अरे दादी, वो लोग तो बहुत जल्दी जल्दी बना रहे थे। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हाँ, मुझे कागज की मदद से तितली बनाना आ गया है। मैं आपको बनाकर दिखाऊं? हाँ हाँ, बनाकर दिखा मेरी बच्ची। ऐसे ही रामवती और मुस्कान एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामवती मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी, क्योंकि गांव में एक ही मंदिर था, इसलिए गांव के सभी लोग उसी मंदिर में आया करते थे। और लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण रामवती के फूल और फूलों से बनाई गई माला अक्सर ही सारी की सारी बिक जाया करती थी, जिससे रामवती का घर अच्छे से चल जाया करता था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। एक दिन जब रामवती फूल बेच रही होती है, तो वो देखती है कि कुछ आदमी हाथ में पेन, कॉपी और मापने वाली टेप लेकर मंदिर के आसपास घूम रहे हैं। रामवती को कुछ समझ नहीं आता। तभी चंपा नाम की गांव की एक औरत रामवती के पास आती है और कहती है, पता नहीं, लगता है सरकार का भी दिमाग घूम गया है। हमारे अच्छे खासे मंदिर को खराब करने में लगी है। अरे चंपा, हो क्या रहा है यहाँ पर? ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे काकी, हमारी जो सरकार है ना, वो हमारे इस प्राचीन मंदिर को थोड़ा तोड़ फोड़ करके नया बनाने वाले हैं। इसलिए ये सब लोग मंदिर का नाप लेने आए हैं और देखने आए हैं कि क्या और कैसे करना है। पर मेरी तो समझ में नहीं आता, इतना अच्छा मंदिर है, इसको खराब करने की क्या जरूरत? तो ये सब कब से शुरू होगा? काकी, सुनने में तो यही आया है कि अगले महीने से इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और कम से कम इसे बनने में 1 साल तो जरूर लगेगा। तब तक लोगों को अपने ही घरों में पूजा करनी पड़ेगी। रामवती ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी कमाई, उसके रोजगार का एकमात्र सहारा ये मंदिर ही था। मंदिर की वजह से ही वो अपने फूल और फूल मालाएं बेच पाती थी। परंतु अब जब वो ये खबर सुनती है तो उसका मन बैठ जाता है। दिन में जब रामवती घर आती है तो वो इसी सोच में डूबी रहती है। तभी मुस्कान आ जाती है। दादी, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ था? दादी, दादी, अरे मैं आपको इतनी बार आवाज लगाई, आपने सुना नहीं? आप किस सोच में डूबी हुई है? कुछ हुआ है क्या दादी? कुछ नहीं बेटा, तू बता, तू क्या कह रही थी? रामवती मुस्कान को कुछ नहीं बताती। वो मुस्कान को चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो चुप रहती है और धीरे धीरे करके पैसे जोड़ने लगती है, ताकि जब मंदिर बंद हो जाए उसके बाद वो अपना और अपनी पोती का गुजारा चला सके। और फिर 1 महीने बाद मंदिर पर ताला लग जाता है और लोग अपने अपने घरों में पूजा करने लग जाते हैं। कुछ दिन तो रामवती के बचाए हुए पैसों से उसका घर आराम से चल जाता है, पर धीरे धीरे करके अब उसके पैसे खत्म होने लग जाते हैं। लगता है मुझे कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। मैंने जितने पैसों की बचत की थी उसमें से लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा तो मुझे और मेरी बच्ची को भूखा रहना पड़ेगा।
ये सोचकर रामवती गांव में घूम घूम कर काम ढूंढने लगती है। अरे रामू बेटा, तू तो जानता ही है, गांव का मंदिर बंद हो गया है। इस वजह से मेरा काम भी बंद हो गया। मुझे घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम चाहिए। क्या तू मुझे कोई काम दे सकता है? रामवती काकी, अगर मैं आपकी मदद कर सकता तो मुझे भी अच्छा लगता, पर मेरी दुकान पर ऐसा कोई काम नहीं है। मेरी दुकान पर सारे भारी भारी काम है, सामान उठाना, उसे इधर से उधर पहुंचाना, और वो सब मैं आपसे नहीं करवा सकता। मुझे माफ कीजिएगा। इसके बाद रामवती जमींदार के पास जाती है। देखो काकी, काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आप वो सब काम नहीं कर पाएंगी। बेटा, तू एक बार काम तो बता। काकी, धान बोने का काम है, लेकिन आप तो जानती हैं, धान बोने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और कमर का हाल बुरा हो जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसी उम्र में आप ये काम कर पाएंगी क्या? बेटा, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। तू जो काम दे देगा मैं कर लूंगी, चाहे जैसे भी करूं। जमींदार रामवती की मजबूरी देखकर उसे काम दे देता है। धान बोने का काम बहुत मुश्किल होने के कारण रामवती उसे बहुत धीरे धीरे करती थी। पूरे दिन कमर झुकाकर एक एक पौधा जमीन में लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। परंतु जब भी उसके मन में 2 मिनट बैठ जाने का ख्याल आता, उसकी पोती की तस्वीर उसके आंखों के सामने आ जाती और वो फिर से काम करने लग जाती। फिर एक दिन जब रामवती कड़ी धूप में धान बो रही होती है, तभी वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। जमींदार के कुछ आदमी उसे पास के अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब रामवती को होश आता है, तो डॉक्टर रामवती के पास आते हैं और कहते हैं, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं काकी? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। काकी, ऐसी उम्र में इतना मुश्किल काम करना सही नहीं है। मेरी सलाह मानिए, अब ये काम दोबारा मत कीजिएगा, वरना क्या? वरना आपकी कमर में स्लिप डिस्क हो जाएगा। आसान भाषा में कहूँ तो आपकी कमर का एक भाग खसक जाएगा, जिस वजह से आप जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर पड़ जाएंगी और फिर शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाएंगी। ये खबर सुनकर तो रामवती का पूरा शरीर कांप उठता है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो थोड़ी देर अस्पताल में आराम करके फिर वहाँ से निकल जाती है और चलते चलते एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। और इतने सारे दुखों के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाती हैं। कैसी दादी हूँ मैं, अपनी पोती का ख्याल भी नहीं रख सकती। अब मैं जमींदार के यहाँ काम नहीं कर सकती और मंदिर खुलने में अभी बहुत समय है, ना जाने अब क्या होगा। रामवती ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक परी प्रकट हो जाती है। क्या तुम परी हो? हाँ काकी, मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में होती हो। मैं तो तुम्हारी कहानियाँ अपनी पोती को सुनाती हूँ, उसे परियों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है काकी, पर आप यहाँ ऐसे रो क्यों रही थी? सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ से गुजर रही थी और आपको ऐसी हालत में देखा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, मेरी अब उम्र हो चुकी है, मैं ज्यादा कठिन काम नहीं कर सकती और जो काम मैं करती थी वो मंदिर बंद होने की वजह से बंद हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी 10 वर्षीय पोती का ध्यान कैसे रखूं। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि मुझे लगता है कुछ ही समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी। ना जाने उसके बाद मेरी पोती का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए काकी, समझ लीजिए आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो गयी। ऐसा कहकर वो परी वहाँ पर जादुई लहंगा और जादुई चूड़ियाँ प्रकट करती है और उसे रामवती को देते हुए कहती है, काकी, ये जादुई चूड़ियाँ और जादुई लहंगा है। इस जादुई लहंगे की मदद से आप जितने चाहें उतने लहंगे और अलग अलग तरह के कपड़े मांग सकती हैं। ये आपको बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगा और अलग अलग तरह के कपड़े दे देगा, जिसे आप बाजार में बैठे बैठे बेच सकती हैं। इससे आपके शरीर को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जादुई चूड़ियाँ ये किस लिए है? ये जादुई चूड़ियाँ आपकी पोती के लिए है। आप उसके भविष्य को लेकर चिंतित है ना?
इन जादुई चूड़ियों की वजह से आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। काकी, जब आपकी पोती 18 वर्ष की हो जाए तो उसे कहना कि इन चूड़ियों को पहनकर वो गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जाए और वहां जाकर इन चूड़ियों को खनकाए। इससे क्या होगा बेटा? इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा, ये तो आपको उसी दिन पता चलेगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है और रामवती उस परी का धन्यवाद करके घर आ जाती है और घर आकर अपनी पोती को सारी बात बताती है। सच में दादी, आप परी से मिली थी? परी सच में होती है? हाँ बेटा, परियां सच में होती है और बहुत ही नेक दिल होती है। इसके बाद रामवती उस जादुई लहंगे से अलग अलग तरह के कपड़े और लहंगे मांगती है और फिर उन सभी कपड़ों और लहंगों को बाजार में बेचने लगती है, क्योंकि जादुई लहंगे के दिए हुए सारे कपड़े और लहंगे बहुत ही खूबसूरत थे, इसलिए उन्हें बिकने में ज्यादा समय नहीं लगता और अब यही रामवती की कमाई का जरिया बन जाता है। अब 8 साल इसी तरह बीत जाते हैं। जैसे ही मुस्कान 18 साल की होती है, रामवती परी की दी हुई चूड़ियाँ निकालकर मुस्कान को देते हुए कहती है, बेटा, इन चूड़ियों को पहनकर तो गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चली जा और जब वहां पहुंच जाए तो इन चूड़ियों को जोर से खनकाना। मुस्कान जानती थी कि उसकी दादी हमेशा उसका भला ही चाहती है, इसलिए वो कोई प्रश्न नहीं करती और चूड़ियों को पहनकर गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चली जाती है और चूड़ियों को खनकाने लगती है। चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर कुछ ही देर में वहाँ पर एक राजकुमार पहुँच जाता है। राजकुमार अपनी होने वाली पत्नी की तलाश कर रहा था। जैसे ही वो मुस्कान को देखता है, वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मुस्कान उसे रामवती के पास ले आती है। अगर मेरी दादी इस शादी के लिए हाँ करेगी तो मुझे भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी पोती की शादी इतने गुणी और अच्छे राजकुमार से हो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मुझे ये शादी मंजूर है। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से राजकुमार और मुस्कान की शादी होती है और मुस्कान के साथ साथ वो राजकुमार रामवती की वृद्धावस्था में उसका ध्यान रखने के लिए उसे भी अपने राजमहल ले आता है और उस दिन के बाद से वो सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिंदियापुर गांव में सोनाली अपनी 2 छोटी बहन काजल और राधा के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। वो तीनों बहनें अनाथ थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। सोनाली ही जैसे तैसे करके अपनी दोनों छोटी बहनों का पेट पालती थी। उनके दिन ऐसे ही गरीबी में बीत रहे थे। एक दिन सोनाली कहती है, काजल, राधा, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए खुशखबरी है। सोनाली की बात सुनकर दोनों सोनाली के पास आते हैं। क्या बात है दीदी, आप तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं और हमारे लिए क्या खुशखबरी है, बताओ। काजल, राधा, बात ही कुछ ऐसी है, तुम दोनों सुनोगी तो तुम दोनों भी बहुत खुश हो जाओगी। दीदी, अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ। मुझे एक बहुत बड़े घर में काम मिल गया है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी है। यूँ समझ लो कि मेरी पहली वाली नौकरी से 2 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलने वाली है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब से तुम दोनों स्कूल पढ़ने जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी तरह अनपढ़ रहो और लोगों के घरों में काम करो। इसलिए तुम दोनों अभी से तैयारियाँ शुरू कर दो। कुछ दिनों में मैं तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हमें और बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता था। उन्हें देखकर हमारा भी मन करता था कि हम भी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाएं और आपने हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। अब बहुत अच्छी हैं। इसी प्रकार तीनों बहनों में बहुत ही प्रेम था और तीनों हंसी खुशी से रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहनें बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक बिल्ली घायल अवस्था में दिखी। ये देखकर सोनाली कहती है, अरे, इस प्यारी बिल्ली को तो काफी चोट लगी है। लगता है कोई इस बिल्ली को टक्कर मारकर चला गया। अगर ये बिल्ली इसी तरह यहाँ पर पड़ी रही तो ये मर जाएगी। हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो।
इसके बाद वो तीनों बहनें उस बिल्ली को घर ले आती है और बिल्ली के चोट पर मरहम पट्टी लगाकर उसे पीने के लिए दूध देती है। अच्छी देखभाल से बिल्ली धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सोनाली उस बिल्ली को पीने के लिए दूध देती है तो बिल्ली दूध पीकर घर से बाहर निकल जाती है और भागते भागते वहाँ से चली जाती है। ये देखकर काजल सोनाली से कहती है, दीदी वो बिल्ली भाग रही है, उसे पकड़ लो। कोई बात नहीं काजल, उसे जाने दो। शायद वो अपने घर वालों के पास जा रही है, इसलिए उसे रोककर कोई फायदा नहीं है। ठीक है दीदी। ऐसे ही शाम हो जाती है। तीनों बहनें बैठकर आपस में बातें कर रही होती है। तभी वो बिल्ली वापस वहाँ पर आ जाती है। अरे प्यारी बिल्ली, तुम फिर आ गई। तुम्हें भूख लगी होगी ना, रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। सोनाली दूध लाकर बिल्ली को दूध पिलाती है। बिल्ली दूध पीकर सोनाली को खींचने लगती है, जैसे वो उन तीनों को कहीं ले जाना चाहती हो। बिल्ली के इस हरकत पर सोनाली कहती है, अरे इस बिल्ली को देखकर लगता है ये बिल्ली हमें कहीं ले जाना चाहती है। हमें इस बिल्ली का पीछा करना चाहिए। ऐसा कहकर सोनाली अपने दोनों बहनों के साथ बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। बिल्ली जंगल में काफी अंदर आ जाती है। घना जंगल देखकर राधा और काजल घबरा जाती हैं और कहती हैं, दीदी पता नहीं ये बिल्ली हमें कहाँ ले जा रही है। मेरे ख्याल से हमें अब और अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या पता ये बिल्ली कोई चुड़ैल हो। हाँ दीदी, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है, हमें अब घर चलना चाहिए। तीनों बहनें ये बातें कर ही रही होती है, तभी वो बिल्ली एक प्यारी लड़की में बदल जाती है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि ये बिल्ली कोई चुड़ैल है। अब भागो यहाँ से। तीनों बहनें वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। दरअसल मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। हम भली भांति जानते हैं कि तुम एक चुड़ैल हो और चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती। तुम हमें अपने जाल में फंसाकर मारना चाहती हो। सोनाली दीदी चलो यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादूगरनी की जादुई बेटी हूँ। मेरी माता बहुत बीमार है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है। यही उनकी अंतिम इच्छा है। मैं तो बस उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहती थी। कृपया करके मेरी सहायता करिए। नहीं, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। नहीं काजल, अगर इनकी माँ को हमारी जरूरत है तो हमें जरूर चलना चाहिए। लेकिन दीदी, मेरी बात मानो, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। जादुई लड़की, तुम हमें लेकर चलो अपनी माँ के पास। इसके बाद वो लड़की उन तीनों को जंगल के अंदर बनी एक गुफा में लेकर जाती है, जहाँ उस लड़की की माँ बहुत ही बीमार अवस्था में लेटी होती है। सोनाली उनके पास जाती है और कहती है, क्या बात है अम्मा, आपने हम तीनों से मिलने की इच्छा क्यों जाहिर की? और आप हमें कैसे जानती हैं? हम तो आपको नहीं जानते। बेशक तुम तीनों मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम तीनों को बहुत भली भांति जानती हूँ। बहुत समय पहले तुम्हारे पापा सुरेंद्र मेरे पास जादू सीखने आया करते थे। वो मेरे सबसे अच्छे शिष्य होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने मरने से पहले तुम तीनों के लिए कुछ दिया था। अब वो समय आ गया है कि मैं वो तुम तीनों को सौंप दूं। ऐसा कहकर अम्मा उन तीनों को एक एक गेंदा का फूल थमा देती है और कहती है, ये लो, यही तुम्हारे पिताजी की अमानत है जो उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपने को कहा था। लेकिन ये तो एक साधारण फूल है, इसका हम क्या करेंगे? कुछ दिनों में ये मुरझा जाएंगे। नहीं बच्चों, ये कोई साधारण फूल नहीं है। इस फूल को ले जाकर किसी खुले मैदान में रख देना, फिर ये गेंदा का फूल एक बहुत बड़े गेंदा के फूल घर में बदल जाएगा। उस गेंदा के फूल घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उस घर में रहकर तुम तीनों अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी से बिता सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे, पर अब हम सुख चैन से जी पाएंगे। ऐसा कहकर तीनों बहनें अम्मा का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से गेंदा का फूल लेकर निकल जाती है और किसी खुले मैदान में जाती है और अपना अपना गेंदा का फूल वहाँ रख देती है।
तभी वो तीनों गेंदा का फूल एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर में बदल जाता है। ये देखकर काजल और राधा कहती है, दीदी ये गेंदा का फूल घर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। सच में और अम्मा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। एक बार इस घर के अंदर से होकर आते हैं। फिर दोनों बहनें घर के अंदर से होकर आती हैं। वो घर अंदर से बहुत ही आलीशान था। अरे वाह, ये घर कितना आलीशान है, यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। काजल और राधा इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश थी। तभी सोनाली कहती है, काजल और राधा, इस शानो शौकत के चक्कर में तुम दोनों अपनी पढ़ाई करना मत भूल जाना। अब पढ़ाई करने की क्या जरूरत है दीदी, हमारे पास तो सब कुछ है। हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम इस गेंदा के फूल घर से मांग लेंगे। ये हमें तुरंत ही वो चीज दे देगा। फिर हमें पढ़ लिख कर कुछ करने की क्या जरूरत है। हाँ, राधा बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो। ये घर जादुई आज है, कल नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। ज्ञान कभी गायब नहीं होगा और ना उसे कोई तुमसे छीन पाएगा। तुम दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखो। सोनाली अपनी दोनों बहनों को बहुत समझाती है, लेकिन दोनों बहनों में से कोई भी सोनाली की बातों पर ध्यान नहीं देती है। तीनों बहनें अपने अपने गेंदा के फूल घर में रहने लगती है। गेंदा के फूल घर की वजह से तीनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है। सोनाली अपने फूल घर के सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगती है। सोनाली के घर के बाहर जितने भी गरीब लोग आते, सोनाली दिल खोलकर उनकी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर काजल और राधा अमीर होने के बाद घमंडी बनती जा रही थी। वो दोनों किसी की मदद नहीं करती थी। कोई उनसे मदद मांगता भी था तो दोनों बहनें उन्हें धुतकार कर भगा देती थी। दोनों बहनें पूरे दिन पार्टी करती, डिस्को में डांस करती, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती। इन्हीं सब चीजों में दोनों बहनें अपना खूब पैसा बर्बाद करती है। एक दिन दोनों बहनें पार्टी करके घर लौट रही थी। काजल, आज तो पार्टी करके मजा ही आ गया। हाँ, वहाँ का खाना भी कितना टेस्टी था। ऐसी ही दोनों बहनें बातें करते हुए घर जा रही थी। तभी एक गरीब औरत राधा और काजल के पैर पकड़ लेती है और कहती है, कृपया करके मेरी मदद करो बेटी। घर पर मेरा बीमार पति भूख से तड़प रहा है। उनकी तबीयत खराब है, ऊपर से उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं उनकी दवाइयाँ और कुछ खाना ले जा सकूं। अरे तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या भीख मांगते हुए? कोई अमीर इंसान दिखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए। अरे काजल, इन पर ध्यान मत दो। हर सड़कों पर ऐसे भीख मांगते हुए 2-3 लोग तो दिख ही जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गेंदा फूल घर के अंदर आ जाते हैं। फूल घर के अंदर आते ही वो गेंदा का फूल घर कहता है, राधा, मैंने तुम्हारे पास कभी पैसों की कमी नहीं रखी। तुमने जितना मुझसे मांगा मैंने उससे भी ज्यादा दिया। उसके बावजूद भी तुमने गरीब लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? तुम्हारे पास क्या नहीं है? किस चीज की कमी है तुम्हें? अगर तुम उनकी मदद कर भी देती तो क्या घट जाता? अरे आखिर तुम मुझसे ये सवाल करने वाले होते कौन हो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम बस एक घर हो, ये बात याद रखना। राधा के इतना कहते ही वो फूल का घर वहाँ से गायब हो जाता है और राधा बहुत गरीब हो जाती है और अपने फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। यही सब राधा के साथ भी हुआ। इसके बाद दोनों बहनें सोनाली के फूल घर के अंदर जाती है। तभी उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। वो दोनों उस घर के अंदर नहीं घुस पाती। लगता है ये गेंदा का फूल घर हमें अपने घर के अंदर आने नहीं देगा। हमें दीदी को आवाज लगाकर बाहर बुलाना होगा। उसके बाद दोनों बहनें सोनाली को आवाज लगाने लगते हैं। अपनी बहनों की आवाज सुनकर सोनाली घर से बाहर आती है और अपनी बहनों को ऐसे फटीचर हालत में देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या है? इसके बाद दोनों बहनें रो रो कर सोनाली को सारी कहानी बताती हैं। इसलिए मैं तुम दोनों से कहती थी, पढ़ो लिखो और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, पर तुम दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हमें माफ कर दो दीदी, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ दीदी, अब हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपकी सारी बात मानेंगे। ठीक है, तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो तुम दोनों को एक मौका मिलना ही चाहिए।
ऐसा कहकर सोनाली अपनी दोनों बहनों को अपने घर के अंदर ले आती है और फिर तीनों बहनें उस घर में आराम से रहने लगती है। सोनाली अपनी दोनों बहनों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, जिसके बाद दोनों बहनें सोनाली की तरह लोगों की मदद करने लगती है और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने लगती है। और इस तरह जादुई गेंदा फूल के घर में तीनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अनोखी दो लिपस्टिक का जादू। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। रानीगंज नाम के गांव में आयशा और रायशा नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन आयशा दिखने में काली थी और आयशा बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग रायशा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं दूसरी तरफ सभी को आयशा के काले रंग का मजाक बनाने में भी बहुत मजा आता था। एक दिन दोनों बहनें अपनी मामी की लड़की राधिका के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। वहां जाने के बाद राधिका के दोस्त आयशा का बहुत मजाक बनाते हैं। अरे राधिका, ये दोनों तेरी बुआ की जुड़वा बेटियां हैं ना? कहने को जुड़वा है, लेकिन फर्क तो इन दोनों में जमीन आसमान का है। शिवांगी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ हंसने लगती हैं। तभी राधिका रायशा से कहती है, रायशा देख रही है ना, मेरे दोस्त इतना मजाक बना रही हैं, तुझे अपने साथ इसे लाने की क्या जरूरत थी? राधिका, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये मेरे साथ आए, लेकिन मम्मी ने बोला तो मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। अगर मैं मम्मी को मना कर देती तो वो मुझे बहुत मारती, इसलिए उनकी मार से बचने के लिए मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर इसके साथ तू भी मेरी पार्टी से चली जा। यार देख, मैं नहीं चाहती कि मेरी अमीर दोस्त यहाँ मेरा मजाक बनाए। उसके बाद रायशा और आयशा राधिका के जन्मदिन की पार्टी से आ जाते हैं। ये सब देखकर आयशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी मम्मी मीनू से कहती है, मम्मी अब चाहे आप मेरी कितनी भी पिटाई करो, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। आज इसकी वजह से राधिका ने मुझे अपने जन्मदिन पार्टी से जाने को कहा और वहाँ आई सभी लड़कियों ने बहुत मजाक बनाया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अगर आप इसे मेरे साथ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। रायशा, मुझे तो तेरी इंसल्ट होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही थी। पार्टी में आए सभी लोग तो तेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो हूँ मैं। मेरा मजाक बना है, फिर भी मैं इतना नहीं बोल रही हूँ और तुम बिना वजह इतना बोले जा रही है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, खूबसूरती के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। हाँ काली बंदरिया, खूबसूरती सब कुछ होती है, समझी? सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, इसलिए तो किसी को पसंद नहीं आती। चुप हो जा रायशा, अभी तूने दुनिया देखी कहाँ है? सुंदरता सब कुछ नहीं होती। वैसे भी आयशा बहुत नेक और अच्छी लड़की है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। जब मेरी सुंदरता ही लोगों को आकर्षित कर देती है तो मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? तू कभी कुछ नहीं समझेगी। चलो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मीनू किचन में दोनों के लिए खाना लेने जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। तभी एक दिन मीनू के पास उसके जेठानी का फोन आता है। अरे मीनू, आज राजमहल में राजकुमारी के जन्मदिन की पार्टी है, तेरी दोनों बेटियां जा रही है ना? दीदी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं अभी जाकर दोनों को बताती हूँ। इतना बोलकर मीनू अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और बोलती है, सुनो तुम दोनों, आज शाम के लिए जल्दी से तैयार हो जाना। क्या है आज शाम को? राजमहल में राजकुमारी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने गांव की सभी लड़कियों को बुलाया है। तुम दोनों भी अच्छे से तैयार होकर जाना। इतना बोलकर मीनू वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने अपने कमरे में जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हंसते हुए रायशा आयशा के कमरे में आती है और बोलती है, अरे कल्लू माई, तू क्यों तैयार हो रही है? तेरे इस काली घटा पर तो कोई मेकअप दिखेगा ही नहीं। रायशा, यहाँ खड़ी होकर मेरा मजाक बनाने से बेहतर होगा कि तू अपने कमरे में जाकर तैयार हो। इतना बोलकर आयशा लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी रायशा फिर से बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लिपस्टिक लगाकर तो हुस्न परी लगेगी? ये मत भूल कि तू काली बंदरिया है और तू कुछ भी कर ले काली की काली ही लगेगी। मैंने तुझे बोला ना अपने कमरे में जाकर तैयार हो। अरे ओ कल्लो माई, मुझे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने बस ये सुंदर सी ड्रेस पहनी है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, उसी में मैं कह ढा रही हूँ। वैसे अगर तू बोले तो मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ। हाँ बोल।
देख, ये तो तू अच्छे से जानती है कि तुझे देखना कोई भी पसंद नहीं करता और तेरा मजाक बनाते हैं वो अलग। मैं तो कहती हूँ राजमहल मत जा, अगर तू गई तो लोग पार्टी में छोड़कर तेरा मजाक बनाएंगे। वैसे भी तूने तो देखा ही था ना कि राधिका के बर्थडे पार्टी में लोगों ने तेरा कितना मजाक बनाया था, इसलिए मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। वैसे भी ये पार्टी और सोशल गैदरिंग ये सब सुंदर लोगों के लिए होती है। हाँ, आज मुझे तेरी बात सही लग रही है। मेरी वजह से तू भी पार्टी में नहीं रह पाती है, इसलिए आज मैं जाऊंगी ही नहीं। ये सुनकर आयशा बहुत खुश होती है और पार्टी में जाने लगती है। तभी मीनू रायशा से कहती है, रायशा अकेले कहाँ जा रही है तू? आयशा नहीं जा रही है क्या? नहीं माँ, मैंने उसको बोला कि चल पार्टी में जाने का समय हो गया है, तो उसने मुझे बोला कि वो नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? ये मुझे नहीं पता, आप उसी से जाकर पूछ लो। अच्छा चल, तू भी चल मेरे साथ, तेरे सामने ही पूछ लेती हूँ। अगर हाँ कर देगी तो तेरे साथ साथ भेज दूंगी। उसके बाद दोनों आयशा के कमरे में जाते हैं। मीनू आयशा से कहती है, क्या हुआ आयशा, तू पार्टी में नहीं जाएगी क्या? नहीं मम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे पार्टी में नहीं जाना। इस तरह आयशा पार्टी में ना जाने का बहाना दे देती है। उसके बाद रायशा अकेले पार्टी में चली जाती है और मीनू अपने कामों में लग जाती है। दोनों के वहाँ से जाने के बाद आयशा अपने कमरे में रोने लगती है। आज अपने रंग रूप की वजह से मैं इतने बड़े पार्टी में नहीं जा पाई। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे और मैं घर में बैठकर रो रही हूँ। सच में मैं तो कहीं जाने लायक ही नहीं हूँ। इस तरह आयशा फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। आयशा देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। आयशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आखिर आपको क्या परेशानी है? बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से भगा दिया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ ही रहना। इतना बोलकर आयशा अम्मा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उनके लिए खाना लेकर आती है। अम्मा खाना खा लेती है। अम्मा अब आप आराम करो। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा परी बन जाती है और बोलती है, बेटी मैं तो बस यूं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम तो वाकई में बहुत अच्छी हो। अब के समय में कोई किसी को अपने घर में रखना नहीं चाहता है और तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए राजी हो गई। वैसे मैंने खिड़की से देखा था कि तुम रो रही थी। हाँ परी, अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? मेरे काले रंग की वजह से लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, इसलिए मेरी बहन मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाना चाहती है। बस इतनी सी बात, और इस पर तुम इतना रो रही थी? तुम्हारी ये परेशानी मैं अभी दूर कर देती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ 2 अनोखी और जादू लिपस्टिक प्रकट कर देती है। बेटी तुम ये पहली वाली लिपस्टिक 2 बार लगाओ और ये दूसरी वाली लिपस्टिक 3 बार लगाओ। उसके बाद तुम इसका कमाल देखना। आयशा बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद कुछ ही पलों में आयशा राजकुमारियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। अब मैं भी पार्टी और शादी में जा पाऊंगी और कोई मेरा मजाक भी नहीं बनाएगा। और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। बेटी तुम अपने साथ ये दोनों लिपस्टिक ले जाओ। अगर तुमने कभी अपनी तरह ही काले रंग से परेशान किसी को देखा तो जादू लिपस्टिक से उसकी मदद करना। अगर तुमने इससे 3 लड़कियों की मदद की तो उसके बाद ये अपने आप गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। आयशा परी की बात अच्छे से समझ जाती है। आयशा लिपस्टिक के बारे में अपनी बहन और माँ को बताती है। रायशा अपने मन में सोचती है, जब काली बंदरिया ये वाली लिपस्टिक लगाकर इतनी खूबसूरत हो सकती है, फिर मैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। इतना बोलकर रायशा आयशा के कमरे में जाती है और जादू लिपस्टिक लेकर अपने कमरे में आ जाती है। उसके बाद रायशा जादू दोनों लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। तभी कुछ ही पलों बाद रायशा काली हो जाती है और उसके मुंह पर बड़े बड़े दाने आ जाते हैं। अपना ऐसा रूप देख रायशा रोने लग जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और रायशा को इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताना था। आयशा कभी भी रायशा को अपने से दूर नहीं रखती थी और उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी। यहाँ तक कि कोई भी रायशा का मजाक बनाता था तो आयशा उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।